जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में, जो दक्षिण भारत पे जिन्होंने 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक शासन, मतलब उन तीनों वंशों का शासन 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच रहा था। आज हम बचे हुए जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो है पल्लव वंश, चालुक्य वंश और फिर से चोल वंश। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बिल्कुल कहानी की तरह हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। कंप्लीट हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर अब तक की सारी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं उनका काल कौन सा माना जाता है? 100 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक उनका काल माना जाता है। हमने 100 से लेकर 300 ईस्वी तक डिस्कस कर लिया था, जो तीन राजवंश हमने पढ़े थे। आज हम आगे के जो राजवंश हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली आते हैं पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट और चोल वंश। इनका शासनकाल 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तो चालुक्य वंश था, वो तीन भागों में बटा हुआ था। उनकी तीन शाखाएं थी, वातापी के चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। जैसे डायग्राम के अंदर दिख रहा है आपको, यहाँ पे राष्ट्रकूट है बिल्कुल बीच में, और ये पल्लव यहाँ पे, और चोल नीचे तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है। जिन्होंने वातापी को राजधानी बनाया था वो वातापी चालुक्य कहलाए। जिन्होंने वेंगी को राजधानी बनाया वो वेंगी चालुक्य कहलाए। जिन्होंने कल्याणी को चालुक्य बनाया वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। 2-3 बार पीडीएफ को रिवाइज कीजिए, आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। ये दोस्तों 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक माना जाता है कि इनका शासन था। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे सिंह विष्णु। काफी इंपॉर्टेंट है। संस्थापक और राजधानी दोस्तों याद रखिए, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजधानी क्या थी पल्लवों की? पल्लवों की राजधानी थी कांची, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। इनकी राजभाषा संस्कृत होती थी। तो सिंह विष्णु के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सिंह विष्णु जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म का। इन्होंने 575 से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहा करता था। क्या नाम था? भारवी। जिसने कृता अर्जुनियम, इसको संधि विच्छेद अगर आप करोगे, कृता अर्जुनियम ये बनता है, इसकी रचना की थी। ठीक है। किसने की थी? सिंह विष्णु ने। सिंह विष्णु के ही शासन काल में मामल्लपुरम में विराह मंदिर का निर्माण हुआ था। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया दोस्तों कि विराह मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? यह सिंह विष्णु के काल में हुआ था। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। तीनों वंश जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, इन तीनों वंश के राजाओं को इसने युद्ध में पराजित किया था। अगला शासक था दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने 600 से लेकर 630 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे राजा हुए हैं दक्षिण भारत में, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काफी सारे तो वैसे ही हैं जिनके बारे में ज्यादा वर्णन दिया भी नहीं गया है, और हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करते हैं। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बना। महेंद्र वर्मन एक महान कवि और संगीतज्ञ था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में तमिल संस्कृत अपर उनके प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी बना। इसके ऊपर हमने सिंह विष्णु को पढ़ा। वो दोस्तों विष्णु धर्म का अनुयायी था, और ये शैव धर्म का अनुयायी था। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मत्त विलास प्रहसन ये हास्य ग्रंथ है, इसकी रचना की थी, जो कि पल्लव काल की प्रमुख रचना है। कौन सी रचना है? मत्त विलास प्रहसन। ये महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी, इसकी रचना। आगे देखते हैं। महेंद्र वर्मन के शासन में चालुक्य नरेश थे, जो कि पुलकेशन द्वितीय। इन्होंने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। याद रखना दोस्तों, पुलकेशन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। पल्लव वंश के अगले शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इसे ही माना जाता है, सबसे शक्तिशाली योग्य शासक नरसिंह वर्मन प्रथम को।
इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि ली। ये पुलकेशिन द्वितीय वही है जिन्होंने इनके पिता महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था, तो यहाँ पे आके इन्होंने बदला लिया, उनकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की। महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है दोस्तों, उनका निर्माण किसने करवाया था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसके बाद अगले शासक हुए दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने 700 से लेकर 728 ईस्वी तक शासन किया था। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है। कोई ज्यादातर युद्ध इस शासनकाल में नहीं हुए थे। इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास हुआ। मतलब स्थापत्य कला मतलब काफी चीजें, जैसे मंदिर वगैरह बहुत सारे यहाँ पे बनाए गए थे। तो इस शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल माना जाता है पल्लव वंश के। कैलाशनाथ मंदिर, जिसको हम राज सिद्धेश्वर मंदिर बोलते हैं, ये किन्होंने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। याद रखना दोस्तों, हमने पीछे डिस्कस किया रथ मंदिर किसने बनवाए थे? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। और जो कैलाशनाथ मंदिर है, राज सिद्धेश्वर मंदिर, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में यह कौन रहते थे? प्रसिद्ध संस्कृत कवि रहते थे, जिनका नाम क्या था? दंडिन। दंडिन नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि दंडिन जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में। इन्होंने ही देशचरितमानस की रचना की थी। किसकी रचना की थी? देशचरितमानस की। इस वंश के अगले शासक थे नंदी वर्मन द्वितीय। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ दो मंदिर हैं फेमस जिनका निर्माण इन्होंने करवाया था। वह मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पैरूमाला मंदिर। ध्यान रखना, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पैरूमाला मंदिर ये नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाए गए थे। इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक था। बाद में क्या हुआ कि पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। चोल साम्राज्य ने किसको जीता? पल्लवों को जीता। तो दोस्तों यहाँ पे पल्लव वंश हमारा समाप्त होता है। हमने एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की है। जो इंपोर्टेंट राजा शासक हुए सभी के बारे में डिस्कस किया। यहाँ से मेनली मंदिरों से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक राजधानी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वातापी या बादामी के चालुक्य के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। वातापी या बादामी एक ही बात है, वातापी को ही बादामी बोला जाता है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? जयसिंह थे, जिनकी राजधानी क्या थी? वातापी थी, जिन्होंने वातापी को राजधानी बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये किस वंश से बिलोंग करते थे? ये चालुक्य वंश से बिलोंग करते थे। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ है। इसने पश्चिम गंग वंश था एक पश्चिम में, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको हरा के उपाधि धारण की थी? जो पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन, इनको हरा के इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी, जो आंध्र प्रदेश के एरिया में पड़ता है, इसको जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया था। वेंगी को जीतकर किसको दे दिया था? विष्णुवर्धन को ये एरिया दे दिया था और वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। तो इसी के साथ दोस्तों वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण किया था, ये हमने डिस्कस किया। उन्होंने महेंद्र वर्मन को युद्ध में हराया था। फिर उसका बदला किन्होंने लिया था? जो उनके पुत्र थे नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने इनकी राजधानी वातापी को जीतकर पुलकेशिन द्वितीय को हराकर किसकी उपाधि ली थी? वातापी कोंड की, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है। एहोल अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने किसकी रचना की थी? एहोल अभिलेख की। और ये रवि कीर्ति कौन थे? ये पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि होते थे। कौन होते थे? रवि कीर्ति। आगे इस वंश का अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय था। कौन था? कीर्ति वर्मन द्वितीय, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंती दुर्ग दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमने वातापी या बादामी के चालुक्यों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। इन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया और वही क्या कहलाए? कल्याणी के चालुक्य। हैदराबाद में स्थित किसको? कल्याण को
अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। याद रखना, शासक का जो प्रथम शासक थे, संस्थापक थे, वो काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। इन सभी में सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 थे। इसने कई विद्वानों, कवियों और अपने दरबार में इनको आश्रय दिया था। काफी सारे कवियों को, विद्वानों को। किसने? विक्रमादित्य 6 ने। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हण रहा करते थे। विज्ञानेश्वर और विल्हण किसके राज दरबार में रहा करते थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में। वी से विज्ञानेश्वर, वी से विल्हण और वी से विक्रमादित्य 6। याद रखना, पूछेगा ये क्वेश्चन है। विज्ञानेश्वर और विल्हण, दोस्तों विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी और विल्हण ने विक्रमन चरित्र की रचना की थी। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा और विल्हण ने विक्रमांक चरित्र। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक था। बस इतना ही याद रखना है कल्याणी के चालुक्यों के बारे में कि संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। विक्रमादित्य 6 थे, ये काफी महान प्रतापी शासक थे कल्याणी के चालुक्यों के। और अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ। आगे वेंगी के चालुक्यों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। वेंगी के चालुक्य, जिन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता था। पूर्वी चालुक्य क्यों? क्योंकि जो हमारे दक्षिण भारत था, इसका जो पूर्वी हिस्सा, यहाँ पे इनका शासन होता था। पुलकेशन द्वितीय ने इसे जीतकर, वेंगी को जीतकर, अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का जो एरिया था ये दे दिया था। यहीं से वेंगी के चालुक्यों की शुरुआत हुई थी। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया, इसलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी, जो जिनका नाम था आयना महादेवी, आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट बनता है कि विजयवाड़ा में जो जैन मंदिर है, उसने उनका निर्माण किसने करवाया? आयना महादेवी ने। आगे देखते हैं दोस्तों, इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक कौन था? विजय आदित्य तृतीय। विजय आदित्य तृतीय इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। यह चालुक्यों की जो सबसे कमजोर शाखा थी, इस शाखा में कोई मतलब महान प्रतापी शासक नहीं हुआ था। तो दोस्तों हमने दक्षिण भारत के राजवंशों में आज क्या क्या डिस्कस किया? हमने पल्लवों के बारे में डिस्कस किया, हमने और चालुक्यों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आगे दोस्तों हम राष्ट्रकूटों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए एक छोटा सा पार्ट और आएगा जहां से मतलब पूरे दक्षिण भारत के राजवंश हमारे कवर हो जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। बिल्कुल डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रिवाइज करके अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू दोस्तों।